खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। हमारे साथ रहेंगे न्यूज वर्ल्ड के पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। इनसाइड स्टोरी में सबसे पहले बात करेंगे कोविड में ट्रांसजेंडर के लिए सरकार ने नहीं किए हैं कोई इंतजाम। जी हां, कोरोना वायरस से पीड़ित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की समस्याओं के लिए राज्य सरकार ने कोई भी अलग से इंतजाम नहीं किए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सख्ती के बाद अब राज्य सरकार हरकत में आई। अस्पतालों में कोरोना महामारी से पीड़ित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कोविड अस्पतालों में अलग से इंतजाम करने के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं, कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक तंगी सहित अन्य समस्याओं से जूझ रहे ट्रांसजेंडर के लिए राज्य सरकार ने किसी तरह की मदद की पहल भी नहीं की। इस मामले में एक शिकायत की सुनवाई के बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने राज्य सरकार को कोविड महामारी से पीड़ित ट्रांसजेंडरों के वास्ते मदद के इंतजाम करने के भी निर्देश दिए हैं। इसी विषय पर विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी। उमेश जी, जिस तरह से बात की जाए ट्रांसजेंडर को लेकर, हालांकि विश्व स्तर पर जिस तरह से इस महामारी ने अपने पैर पसारे, हर एक व्यक्ति को इसने अपनी चपेट में लेने की कोशिश की है। जिस तरह से इस महामारी ने अपने आप को पूरे देश में एक संक्रमण के रूप में फैलाया है, तो वहीं तीसरे जो जेंडर को लेकर बात की जाती है ट्रांसजेंडर, उनके लेकर हालांकि पूरे देश में कोविड से बचने के लिए वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से। और ऐसे में तो ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति है उनको लेकर कोई खासे इंतजाम होते यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। किस तरह देखें इसको? जी, जो कोविड के काल में था तो इनके लिए अस्पतालों में जो लेट बात का था वो अलग से इंतजाम होना चाहिए, इसके अलावा चिकित्सा का भी होना चाहिए। तो इसको लेके एक राष्ट्रीय अधिकार आयोग में राधाकांत त्रिपाठी जो हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, उन्होंने एक याचिका लगाई थी। उस याचिका का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सुनवाई करी और सुनवाई के बाद उन्होंने देश के सभी राज्यों को जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको पत्र लिखा। तो मध्य प्रदेश के भी चीफ सेक्रेटरी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से एक पत्र आया था और जिसमें उन्होंने अस्पतालों में जो है जो ट्रांसजेंडर उनके लिए विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए थे जो नहीं थे। जी बिल्कुल। और जिस तरह से जी बात जारी करिएगा। तो जो ट्रांसजेंडर के लिए विशेष इंतजाम किए जाने थे वो नहीं थे। इसके अलावा इनके इस दौरान कोविड काल में वो आर्थिक तंगी से भी जूझते रहे, तो वो भी उनके साथ दिक्कत खड़ी हुई थी, तो उनके लिए भी ये इंतजाम करने के लिए। बिल्कुल उमेश जी, यहाँ पर रोकूंगा। शबनम मोसी हमारे साथ जुड़ गई हैं, पूर्व विधायक शबनम मोसी, आपका स्वागत है न्यूज वर्ल्ड में। जी शबनम मोसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी, आपसे बात करेंगे। शबनम जी, जो कोविड काल में थर्ड जेंडर के लिए खासे इंतजाम नहीं किए गए थे, अस्पतालों में अलग से व्यवस्था की जाना चाहिए थी लेट बात की, इसके अलावा चिकित्सा की भी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लिया है एक याचिका की सुनवाई के बाद, और राज्य सरकार के मुख्य सचिव को सारे ये पत्र लिखा था कि इसमें इंतजाम किए जाएं। इसके अलावा जो आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे थे, क्योंकि कोविड काल में कहीं किसी आना जाना सबका बंद था, ज्यादातर लोगों का लॉकडाउन के चलते। तो जो थर्ड जेंडर है वो आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे थे, क्योंकि घर घर जाके वो संपर्क नहीं कर पा रहे थे लोगों से। जी। क्या कहेंगे जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने निर्देश दिए हैं और इसके लिए आप? मैं तो एक बात यही सीधा सीधा कहना चाहती हूँ, जनता को भ्रमित करके इन लोग क्या क्या करना चाहते हैं। जो आज सरकार में लोग बाग काबिज है, वो लोगों को जरा भी हम लोगों की चिंता नहीं है जी। बताइए, लॉकडाउन के अंदर उनका सबका धंधा बेचारों का मारा गया, ना उन लोगों को दो पैसे कहीं से मिलते हैं, ना कोई देता है उनको। जब तक वो खुद नहीं जाएंगे, स्वयं घर घर जाके नहीं मांगेंगे, नाच गाना नहीं करेंगे, तो बेचारों को यही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसी मुद्दे को उठाया है। इनको ये जनता जिनको वोट देती है जी, सरकार को जो वोट देता है उसी का इन लोग ख्याल रखते हैं, उसी को इन लोग पैसा कौड़ी या उनके खान पान का ध्यान रखते हैं। लेकिन शबनम जी, वोट तो जो थर्ड जेंडर है वो भी देते हैं सरकार, ये क्योंकि सरकार को वोट चाहिए। ट्रांसजेंडर को इन लोग जरा भी गौर नहीं करते।
ना इन विचारों के साथ में जिस तरीके से अन्याय ये लोग कर रहे हैं, जी भगवान ने तो अन्याय किया ही है, जो भी किया है, जैसा भी किया है भगवान ने, जी। लेकिन ये भगवान से भी ज्यादा अधिक दुष्ट हो गए हैं। तो शासन जो राष्ट्रीय मानवाधिकार के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने भी ये निर्देश जारी किए हैं, तो इसको आप किस रूप में ले रही हैं? आवाज हमारी आ रही है आपको? जरा जोर से बोलिए सर। शबनम मौसीकी, इसको थोड़ा देखिएगा। शबनम जी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने हरकत में आई है और अब इस मामले को लेके सारे विभागों में पत्र लिखे जा रहे हैं, अस्पतालों को पत्र लिखे जा रहे हैं, तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? मैं किस तरीके से देख रही हूँ सर, मैं इस तरीके से देख रही हूँ जी कि कहते हैं सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, तो ये मतलब लुटाते थे दूसरों को, और इन विचारों को किसी को कभी ये ध्यान नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद शबनम जी न्यूज वर्ल्ड से जुड़ने के लिए। बिल्कुल, और जिस तरह से थर्ड जेंडर को लेकर बात की जाए, कहीं ना कहीं इंतजामों की कमी को महसूस किया जा रहा है उमेश जी, और इसको लेकर कहीं ना कहीं इस थर्ड जेंडर में जो है आग नाराजगी भी देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह से इंतजामों को लेकर बात की जाए, क्योंकि व्यापक स्तर पर जो है वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से, इसको किस तरह देखें? जी हाँ, वैक्सीनेशन का व्यापक पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है और इसको अलग अलग स्तर में वैक्सीनेशन का काम पूरा चल रहा है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने निर्देश जारी किए हैं राज्य सरकार को, उसके बाद राज्य सरकार हरकत में आई और खासतौर से स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना के जो कोविड के अस्पताल हैं, उन कोविड के अस्पतालों में थर्ड जेंडर के लिए विशेष व्यवस्था की जाए, इनका लेट बार बिल्कुल अलग किया जाए। एक आपको जानकारी होगी कि ये जो नालसा जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें थर्ड जेंडर के लिए ये सारी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए थे और उसमें स्पष्ट था कि इनके लिए लेट बात भी अलग हो। तो ये जितने भी सुलभ या जन सुविधा केंद्र बने हुए हैं, इन सब में तो है इंतजाम, लेकिन अस्पतालों में इस तरह के इंतजाम नहीं थे। तो उसके लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने खासी सख्ती बरती है और उसके बाद राज्य सरकार हरकत में आई और अब इस दिशा में काम कराए जा रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि इस महामारी को लेकर देखा जाए, क्योंकि सरकार ही नहीं बल्कि पूरे देश और पूरी दुनिया ने इसमें कौतूहल का जो माहौल बनाने की कोशिश की थी, पूरी इस धीरे धीरे पैर पसार है, लेकिन कोविड का कहीं ना कहीं असर कम होता दिखाई दिया। अब फिर देखा जाए तो कहीं ना कहीं खैर एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे में क्या कुछ वजह मानी जाए कि थर्ड जेंडर को लेकर जो व्यवस्थाएं दी जानी थी उस पर ध्यान नहीं गया? जी हाँ, राज्य सरकार के द्वारा जो थर्ड जेंडर के संबंध में वो जो अलग से इंतजाम किए जाने थे वो सारे नहीं किए गए। इसी वजह से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सामने आना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी उसका पालन करने के लिए उसने सख्ती बरती है कि इस दिशा में वो कदम उठाएं और इंतजाम करें, पुख्ता इंतजाम, जिससे कि थर्ड जेंडर को किसी तरह की कोविड काल में दिक्कत ना आए। यदि वो कोविड महामारी से पीड़ित है तो उनको किसी तरह की दिक्कत ना आए और इनके कारण किसी दूसरे नागरिक को दिक्कत ना आए। तो ये सारे इंतजाम राज्य सरकार करे। तो जो स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में अभी आनन फानन में कदम उठाया और कल ही सारे जो कोविड के अस्पताल हैं उनको निर्देश जारी किए हैं CMHOs को कि थर्ड जेंडर के लिए पर्याप्त सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से इंतजाम किए जाएं। बिल्कुल उमेश जी, ये तो रही बात है थर्ड जेंडर की, लेकिन जिस तरह से कोरोना महामारी एक बार फिर अपने पैर पसारती दिखाई दे रही है, मध्य प्रदेश के दो शहर इंदौर और भोपाल को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर स्थिति धीरे धीरे गंभीर दिशा में जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि हर रोज पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा यहाँ पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में एक बार फिर अगर गाइडलाइन को लेकर बात की जाए या जागरूकता को लेकर बात की जाए तो क्या माहौल बनता दिखाई दे रहा है? जी हाँ, इसमें जागरूकता की बहुत जरूरत है, लेकिन देखा ये जा रहा है कि जैसे ही जो है शहरी क्षेत्रों में भीड़ इकट्ठी हो जाती है, ये सब चीजें हो जाती है, तो उसके कारण ये महामारी के फैलने की बहुत संभावना थी। इसी वजह से सरकार ने भी इस पर निर्देश जारी किए हैं कि मास्क लगा के घूमें और कई जगह तो स्थिति ये है कि रात के कर्फ्यू लगाने की नौबत भी आ रही है, खासतौर से महाराष्ट्र से जुड़े हुए क्षेत्रों में। तो वहाँ भी सख्ती बरती जा रही है कि वहाँ से यदि कोई बसों से आ रहा है तो अपनी नेगेटिव रिपोर्ट लेके आएगा और नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है।
बिल्कुल। और जिस तरह से देखा जाए महाराष्ट्र से लगे मध्य प्रदेश के जिलों को लेकर खास हिदायतें दी जा रही हैं सरकार की तरफ से, प्रशासनिक स्तर पर खास कदम भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन न सिर्फ ये सरकार की जिम्मेदारी की कोविड जैसी लड़ाई से हमें सरकार को लड़ना है, बल्कि देश की जनता, प्रदेश की जनता को भी आगे आकर जागरूक होना पड़ेगा उमेश जी। और इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बार बार ख्याल रखने की बात की जा रही है, इस पर अमल करना होगा। साथ ही मास्क को भी अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना होगा, तभी जो है कोविड-19 से बचा जा सकेगा। इसके अलावा जो गाइडलाइन समय समय पर सरकार की तरफ से दी जा रही है उसको भी अपने अमल में लाना होगा और इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। फिलहाल इनसाइड राजतंत्र में यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, अगली खबर पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां ब्रेक लेंगे और बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं इनसाइड राजतंत्र। अगली खबर लेंगे, कांग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलन के आरोप का अमृत महोत्सव के सहारे भाजपा का जवाब सामने आ रहा है। जी हां, कांग्रेस के नेता गाय बगाए भाजपा पर स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर तरह तरह के आरोप लगाते रहते हैं। अब इन्हीं आरोपों का भाजपा आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मनाकर काउंटर करेगी। 12 मार्च से मध्य प्रदेश में भी हर जिले के सभी मंडलों में 1857 से लेकर बाकी सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाएगा। भाजपा ही नहीं, शासन स्तर पर भी आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की पूरी कार्य योजना तैयार है। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भी इस अवसर पर तरह तरह के आयोजन होंगे। इसी विषय पर पूरी जानकारी लेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एडिटर उमेश जी। उमेश जी, इस तरह से देखा जाए आगामी दिनों में जो अब स्वतंत्र दिवस आने वाला है, 75वीं सालगिरह है, और ऐसे में एक भव्य आयोजन को लेकर बात की जा रही है। लेकिन इस आयोजन के बीच जिस तरह से सियासी दलों को लेकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों ही दलों में, खासकर बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। किस तरह देखें इसको? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कांग्रेस हमेशा से आरएसएस पे खास तौर से ये आरोप लगाती रही कि जो है आरएसएस ने कभी आज़ादी में आरएसएस के लोगों ने शामिल नहीं रहे और उन पे तरह तरह के आरोप लगे हैं। तो इन सब पे काउंटर करने के लिए भाजपा ने जो है आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर जो दांडी मार्च की वर्षगांठ है 12 मार्च, उस दिन से अमृत महोत्सव देश भर में मनाने का निर्णय लिया है। और उसी तारतम्य में प्रदेश भाजपा ने भी ये कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है और हर जिले के हर मंडल में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें भाजपा ने सन 1857 से लेके बाद के आज़ादी तक के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो भी शहीद हो गए थे, उन सब लोगों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उनके शहीद स्मारक जो हैं वहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सारे जी। उमेश जी, यहाँ रोकूंगा, हमारे साथ जुड़ गए रजनीश अग्रवाल, प्रदेश मंत्री बीजेपी से। रजनीश जी, आपका स्वागत है न्यूज वर्ल्ड में। जी धन्यवाद। जी रजनीश जी हमारे साथ जुड़े हुए पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी, आपसे बात करेंगे। रजनीश जी, ये भाजपा अमृत महोत्सव मना रही है और इसमें सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सन 1857 से जो लेके हैं बाद तक के सभी का सम्मान, जो श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे और विभिन्न कार्यक्रम होंगे मंडल स्तर तक। तो ये कहीं जो कांग्रेस आरएसएस पे तमाम आरोप लगाया करती थी कि आज़ादी में शामिल नहीं हुए और आज़ादी में इनका कोई योगदान नहीं है, तो उसका कहीं काउंटर तो नहीं है, वो जवाब तो नहीं है इनको सम्मान देने के साथ ही साथ? क्या कहना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सौभाग्य का विषय है कि जब भाजपा की सरकार अटल जी के नेतृत्व में केंद्र में थी, तब स्वर्ण जयंती हुई थी, 50 साल पूरे हुए थे आजादी के। तब भी हमने बड़े जोर शोर से इस दौरान उत्सव किए थे, आयोजन किए थे विभिन्न प्रकार के। और गणतंत्र दिवस के 50 साल हुए थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और अब ये गौरव का विषय है कि आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है और हम पूरे देश भर में साल भर इस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं। 12 मार्च को शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं कर रहे हैं और इस निमित्त प्रदेश भर में भी ऐसे बहुत सारे स्थान है। चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारियों के नेता, चटगांव से पेशावर तक क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वाले 24 साल की जो उम्र में हमें छोड़ के चले गए, इस देश में उन्होंने क्रांति की अलग जगाने का काम किया। वो भावरा में जन्मे, वो खनिया नाना में उनका कर्तृत्व है, उनका ओरछा में स्थान है,
ऐसे ही रामप्रसाद बिस्मिल मुरैना में, तात्या टोपे शिवपुरी में, और इसी तरह रानी लक्ष्मीबाई 1857 का संग्राम के अलग जगाने वाली, वो उनकी धरती भी मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई रही है। ग्वालियर उनका सबसे बड़ा काम का स्थान रहा है, लड़ाई का स्थान रहा है, चाहे वो बख्तावर सिंह धार में हो। जैसे पहले कहा जाता रहा है कि सरदार पटेल को लेके बात उठती रही, उसी तरह अब कि सरदार पटेल को आदमकद मूर्ति बनाई और सरदार पटेल के विभिन्न आयोजन भाजपा के द्वारा किए जाते रहे, तो कहा जाता रहा कि भाजपा ने हाईजैक कर लिया, कांग्रेस के नेता थे। उसी तरह आजादी के ये मना के वो काउंटर, कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये जवाब देने का प्रयास तो नहीं है, क्योंकि चर्चा ये भी है। नहीं, देखिए, हम कांग्रेस को जवाब देने के लिए, कांग्रेस को तो जवाब उनके ही आपस में दे देते हैं, जनता भी दे देती है। ये तो जो लाखों लाख क्रांतिकारी अनाम बेनाम, जिनकी ना कोई रियासत थी ना कोई सियासत थी, जिन्होंने कोई आजादी की लड़ाई के नाम पर कोई सरकारें बनाई बिगाड़ी नहीं है, जिन्होंने केवल इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने जीवन को संपूर्ण सपनों को न्यौछावर कर दिया, वो ऐसे तमाम क्रांतिकारियों को, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को हम याद कर रहे हैं। और 75 साल में अमृत महोत्सव में, आजादी के साल में याद करेंगे। अब कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है कि वो भी याद क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी दिल्ली केवल एक खानदान तक सीमित क्यों रहते हैं? वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125 जयंती बनाई, वो क्यों शांत रहते? 125वीं जयंती क्यों नहीं मनाते? केवल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी से बाहर ही नहीं निकलते। रजनीश जी, दिल्ली में भी केजरीवाल ने जो बजट पेश किया वो भी देशभक्ति के और उस सारी चीजों पे रहा, तो वो सारी चीजों को अब उसी चीज से देख के कहा जा रहा है कि जैसे भाजपा कर रही थी उसी तरह बाकी के राजनीतिक दल भी इन्हीं सब चीजों पे आगे बढ़ने लगे हैं। देखिए, दोहरा चरित्र स्वीकार जनता नहीं करते। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे को अभिव्यक्ति की आजादी कहने वाले अगर चंद बजट रखकर अपना नाम राष्ट्रवादियों में लिखाना चाहते हैं तो जनता सब जानती है। आपका कर्तव्य और आपका वक्तव्य दोनों एक जैसे, जो आप कह रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं वो, और जो आप कर रहे हैं वो, उनमें एक जैसा एका होना चाहिए, वरना जनता आपको स्वीकार नहीं करती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज वर्ल्ड से जुड़ने के लिए। कमर जी, जो भाजपा ने ये किया, ये पार्टी के साथ साथ सरकार में भी इस तरह के आयोजन हो रहे हैं और सरकार में भी 12 तारीख को जो दांडी मार्च की वर्षगांठ है उस दिन से अमृत महोत्सव का आयोजन सरकारी स्तर पर भी किया जा रहा है जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 12 मार्च को कल वो महाविद्यालयों के छात्रों और छात्राओं के और जो विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं इनसे संवाद करेंगे और सीधा प्रसारण होगा, वो इसका शुभारंभ करेंगे। लेकिन उमेश जी, इन तमाम परिस्थितियों में एक सवाल ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि हालांकि 75वीं वर्षगांठ में अभी वक्त है, लेकिन बीजेपी या यूं कहे कि केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरह से, क्योंकि कल संसदीय दल की एक बड़ी बैठक भी दिल्ली में आयोजित की गई थी, उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को लेकर कहा है कि 12 मार्च से अमृत महोत्सव की शुरुआत की जाएगी और 75वीं आजादी की जो वर्षगांठ है उसको लेकर खास तैयारियां की जाए, सांसदों के स्तर और जनप्रतिनिधियों की खास हिदायतें भी यहाँ पर होती दिखाई दी। लेकिन 12 मार्च से शुरुआत हो रही है जबकि 75वीं वर्षगांठ में अभी काफी वक्त है, तो किस तरह आगे इन बातों को? ये 12 मार्च को दरअसल क्या है, दांडी मार्च की वर्षगांठ है। तो जो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था जी, तो उससे ही अमृत महोत्सव की शुरुआत की जा रही है और ये अप्रैल तक मनाया जाएगा जी। ये अप्रैल में भी पूरा आयोजन चलता रहेगा। दरअसल क्या है कि जो कई राज्य, ये एक संयोग की बात भी है कि जो भाजपा के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल भी कह रहे थे इस बात को कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, ये एक संयोग है कि ऐसे आयोजन का जब अवसर आता है तो भाजपा की सरकार वहाँ काबिज रही है जी। तो उस आयोजन का लाभ उनको सबसे ज्यादा ये उठाने का वो प्रयास कर रहे हैं कि जो आने वाले जो दिनों में कुछ राज्यों में चुनाव है जी, तो वहां वो एक बार फिर देशभक्ति की अलग जगाकर लोगों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि देश के लिए भाजपा ही एक अच्छी काम करने वाली पार्टी है और ये है। हालांकि इसके लिए विपक्ष भी कुछ ना कुछ काउंटर करेगा और विपक्ष भी कोई आरोप प्रत्यारोप के दौर चलाएगा और वो बोलेगा, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से ये कहती आ रही है कि आरएसएस ने जो है स्वतंत्रता के आंदोलन में किसी तरह से कोई भाग नहीं लिया और कोई भी ऐसा नहीं है जो आरएसएस में उनके पुरखे शहीद हुए हों स्वतंत्रता के लिए जी।
तो ये आरोप लगातार आरएसएस और भाजपा पर लगता रहा है जी तो ये राजनीतिक हलकों में तो ये उसका काउंटर ही देखा जा रहा है जी कम। बिल्कुल। और उमेश जी, जिस तरह से राष्ट्रीय पर्वों को लेकर बात की जाए, हर एक देशवासी को और हर एक राजनीतिक दल को मनाना गर्व की बात मानी जाती है, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व होते ही इतनी बड़ी चीज है कि उनको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं सियासी दल अपने अपने स्तर पर इन पर्वों को लेकर सियासी रंग चढ़ाने की कोशिश जरूर करते दिखाई देते हैं। अब आजादी को लेकर चाहे बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की बात हो या अन्य दलों को, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, आम आदमी पार्टी को लेकर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, इस बार का जो बजट पेश किया गया राष्ट्रभक्ति थीम पर आधारित था पूरा बजट, तो कहीं ना कहीं हर एक दल इस राष्ट्र भक्ति को लेकर भुनाने की कोशिश जद्दोजहद करता दिखाई देता है। तो क्या कहा जा सकता है इससे? कमर, आम नागरिक तो देशभक्ति के लिए हमेशा खुशी और उल्लास के साथ लगा रहता है, लेकिन राजनीतिक दल जरूर इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं कि इन सारी चीजों से वो सत्ता में आए और सत्ता की कुर्सी हासिल करें, किस तरह से अपना वोट बैंक बढ़ाएं। तो वो हमेशा इस जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं कि किस तरह से किस चीज से फायदा उठाया जाए। तो इस तरह के आयोजन भी राजनीतिक दलों में इन्हीं मंशा के लिए किए जाते हैं और इन्हीं मंशा को पूरा करने के लिए इनका आयोजन होता है। तो ये जो अमृत महोत्सव का आयोजन है ये मंडल स्तर तक होगा, हर मंडल में जगह जगह कार्यक्रम होंगे, सारे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया जाएगा, आम नागरिकों के साथ जो है शहीदों को नमन किया जाएगा, श्रद्धांजलि दी जाएगी उनको। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम भाजपा ने प्लान किया है जिसको वो अमली जामा पहना रहा है। चलिए बिल्कुल उमेश जी, अब देखने वाली बात होगी कि 75वीं आजादी की वर्षगांठ को लेकर देश में तैयारियां अभी से शुरू हो गई और आगामी दिनों तक क्या कुछ तस्वीरें बनती दिखाई देती है। तो आज इनसाइड राजतंत्र में हमने दो मुद्दों को लेकर बात की कि जिस तरह से कोविड को लेकर बात की जाए तो थर्ड जेंडर को लेकर कोई सुविधाएं यहाँ पर बनती दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अब मानव अधिकार के संज्ञान में आने के बाद ये मामला थोड़ा गर्माते दिखाई दिया और इसके बाद अब थर्ड जेंडर और ट्रांसजेंडर के लिए सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर बात निकलकर सामने आ रही है उमेश जी। और दूसरी जो हमने खबर पर बात की वो रही कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर किस तरह तैयारियां की जा रही हैं। कांग्रेस अपने स्तर पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही, तो बीजेपी अमृत महोत्सव मनाने की यहां पर प्लानिंग करती दिखाई दे रही है। इसको लेकर तैयारियां भी हो गई जिसकी शुरुआत 12 मार्च से होगी। और इनसाइड राजतंत्र में फिलहाल इतना ही, कल फिर कुछ और नए मुद्दों के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।